अभी कल ही आपने एक बहुत ही दिलचस्प खबर सुनी कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोगों ने ये तय कर लिया कि हम भाजपा के साथ मर्ज करेंगे। अब शायद ना भाजपा को और ना इन 7 लोगों को संविधान की ज्यादा समझ तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। इतना इनको पता है कि किस तरह से किसी को खरीदना है, किस तरह से लोभ देना है, इस पे तो उनकी पूरी जानकारी है। लेकिन संविधान के मुताबिक ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है या नहीं, मैं समझता हूं कि ना इनको मालूम है, ना भाजपा को मालूम है, ना उन लोगों को जो इसमें सहमति देंगे। अब मैं आपको मर्जर की बात बता दूं। पहले तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 1985 में 10th शेड्यूल लागू हुआ। इसलिए लागू हुआ कि एक दल से लोग दूसरी दल में जा रहे थे और फिर वहां पद ले रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा, पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको रद्द करना चाहिए। मतलब कि जो ऐसा काम करे, वो आया राम गया राम कहते थे उस समय, जो ऐसा काम करे उसकी जो नागरिकता, उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए। तो फिर उसमें 2 प्रावधान रखे गए। एक तो अगर पार्टी स्प्लिट करती है, मतलब कि अगर मेरे 99 लोग हैं कोई भी पार्टी के, और उसमें 1/3 ये तय कर लें कि हम अलग होने जा रहे हैं, हाँ, तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन 1/3 होने चाहिए। तो होता क्या था कि पहले 10 लोग करते थे स्प्लिट, और उनके खिलाफ अगर पिटीशन डाली जाती थी ये गलत है, तो स्पीकर फैसला नहीं करता था, क्योंकि स्पीकर तो उन्हीं का होता था जो सत्ता में है। फिर 10 लोग और स्प्लिट करते थे, फिर 20 हो जाते थे, फिर भी 33 नहीं होते, फिर भी स्पीकर फैसला नहीं करता था, फिर 13 और हो जाते थे, फिर स्पीकर कहता था ठीक है। तो ये मामला चलता रहा, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारों ने सोचा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब कि उस समय इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। तो जो 1/3 का जो प्रावधान था स्प्लिट का, वो रद्द कर दिया, उसको निकाल दिया 10th शेड्यूल से। अब एक और रह गया मर्जर का। अब मर्जर का क्या मतलब है आपको मालूम है? मैं कहूं कि साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहूं मैं बीजेपी में मर्ज हो सकता हूं, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो कोई भी मर्ज कर लेगा। तो संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरी किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें, ठीक है। तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में लोग बैठे हुए हैं, सांसद में है, जो संसद में बैठे हुए हैं सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं। तो अगर वो 10 कहेंगे साहब हम तो नहीं करना चाहते, तो उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए, उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। लेकिन 1/3 का क्या होगा? अगर 10 में से 4 लोग कहें साहब, या 3 लोग कहें साहब हम नहीं मर्ज करना चाहते, तो फिर स्पीकर क्या करेगा? उनको एक सेपरेट रोल दे देगा, सेपरेट
सिटिंग अरेंजमेंट भी दे देगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 तो उस तरफ चले गए। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता। मतलब पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाए, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपको अब पढ़ भी देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो मैं कह रहा हूं। ये संविधान में लिखा है, तो मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ए मेंबर ऑफ अ हाउस shall not be disqualified under paragraph 1 of paragraph 2. Paragraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party. मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। So a member of a house shall not be disqualified under paragraph 1 of subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party, and he claims that he and any other members of his original political party have become members of such other political party, or as the case may be, of a new political party formed by such merger. मैंने समझा दिया। आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group. उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी के यहां मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के यहां मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection. मतलब अगर मर्ज बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है। या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member of the house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. तो फिर आएगी बात, एक बार पार्टी मर्ज कर गई, फिर आएगी बात कि भाई मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं तो आम आदमी का मेंबर था, पार्टी तो मर्ज कर गई बीजेपी में, तो मेरा क्या होगा। तो अगर 2/3 असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1/3 कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो पार्टी का भी सेपरेट ग्रुप हो सकता है, मेंबर का भी सेपरेट ग्रुप हो। अब यहां क्या हुआ कि राज्यसभा में 7 मेंबर आपके 2/3 मर्ज कर जाते हैं बीजेपी, तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते, ये 10 शेड्यूल के खिलाफ। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन। भाजपा की सारी राजनीति आज उस मकाम पे है जहां हर असंवैधानिक काम हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। चुनी हुई सरकारें गिरा दो, ऐसी इसी तरीके से। महाराष्ट्र में क्या हुआ, यही हुआ। पार्टी कौन सी मर्ज की, शिवसेना की नहीं मर्ज की ना, फिर भी शिंदे साहब मंत्री बन गए, मान्यता दे दी उनको। क्यों मेहनत होगी। प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है बता, राजनीतिक दल असंवैधानिक काम करते हैं, चेयरमैन जो स्पीकर होते हैं असेंबली के असंवैधानिक काम करते हैं, क्योंकि वो तो
राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं, जो राजनीतिक दल कहेगा वही करेंगे, वो संवैधानिक काम करते हैं। कोर्ट फैसले नहीं करते, सालों साल फैसले नहीं होते, और फिर हमें आरोप लगता है कि हम बयान क्यों दे रहे हैं। हम सही बात करें तो आप लोग उसको चलाते नहीं हो, और जो गलत बात करते हैं आप 24 घंटे चलाते हो। यह मीडिया की राजनीति है। तो मीडिया में राजनीति और असंवैधानिक काम करके अपना सत्ता को मजबूत करना, लोगों को तोड़ देना, मजबूर करना, ईडी। अब इनके पीछे आपको मालूम है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आपको मालूम है किन लोगों के पास ईडी पहुंच गई थी। सुना थप्पड़ पर भी मारे थे, सुना है, मुझे पता नहीं मालूम। ठीक है। अब जब बिजनेसमैन मेंबर बन जाएगा तो उसको तो अपना धंधा चलाना है ना भैया। धंधा चलाएगा तो ईडी पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी तो दल बदलेगा। ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन है। धंधा करके पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट के बाद धंधे करो, धंधा बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओगे तो ईडी पहुंचेगी या सीबीआई पहुंच जाएगी, उसके बाद आप दल बदल दो और धंधा करो। यही हुआ ना राजनीतिक षड्यंत्र। मैं तो कहता हूं कि भाजपा को, इनके लोगों को, मतलब कि एक इनका म्यूजियम बनना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास का 2014 का जैसे प्राइम मिनिस्टर का बना म्यूजियम, इनका म्यूजियम चलना चाहिए कि कितनी धांधलेबाजी इन्होंने की है अपने कार्यकाल में। मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये जाके भाषण देते हैं, कभी ह्यूमन रेजोल्यूशन बिल की बात करेंगे, वो भी असंवैधानिक। वहां जाके दीदी हो दीदी ऐसी बातें करेंगे, वोट चोरी होगी, सीईसी को अपने पॉकेट में रख के जो उससे करवाना करवाएंगे। 27 लाख वोट लोग जो नागरिक हैं वो वोट नहीं दे सकते, उसका कुछ नहीं होने वाला। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन तय नहीं होगी। अब मैं आपको शर्त से बोल देता हूं कि चेयरमैन साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम पहले तो हम तो खैर, मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, अपने आपके लोग इस पे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करेंगे। वो डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई नहीं होगी, वो कहेंगे जी हमें जवाब देना है, उस पर महीने लग जाएंगे। इस बार अगर कोर्ट में जाएंगे बोले तो चेयरमैन साहब के साथ पेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं। पहले चेयरमैन साहब के कार्रवाई खत्म हो, फिर हम चेयरमैन साहब को कैसे मैंडेमस दे सकते हैं, ये तो असंवैधानिक है। तो उस पर बहस होगी, महीनों बाद बहस होगी। अगर डेट लगेगी तो ठीक है, अच्छा बहस होगी तो फिर कहेंगे कि आप ऐसा है, मैंडेमस तो दे नहीं सकते, लेकिन हम आग्रह करेंगे चेयरमैन साहब से, यार फैसला जल्दी कर दो। तो चेयरमैन साहब थोड़ा बहुत और नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर फैसला कर भी दें तो उनके पक्ष में करेंगे, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने गलत किया था, उन्हीं के पक्ष में करेंगे। फिर उसके पक्ष में हम पिटीशन फाइल करेंगे 226, पहले सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, कहेगा पहले 226 में जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें 6 हफ्ते का जवाब चाहिए, 6 हफ्ते का जवाब चाहिए। उसके बाद कहेंगे कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हम इसको जरूर सुनेंगे। वो सुनवाई कभी होगी नहीं, महीनों भर सुनवाई नहीं होगी। अगर हो भी गई तो वो भी खिलाफ होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 4 साल बीत जाएंगे। ठीक है, और 4 साल के बाद वो कहेंगे कि हम आज को बड़ी जल्दी सुनेंगे, और फिर 5 साल बीत जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। या इस बीच पंजाब में लोगों को तोड़ लेंगे, ये भी हो सकता है। पंजाब में लोगों को तोड़ लेंगे, तोड़ के वहां भी सरकार गिरा देंगे। उसके बाद इन्हीं लोगों की दोबारा इलेक्शन करा देंगे, ये चुन के वापस आ जाएंगे, फिर कहेंगे साहब इस डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने आपको जो होने वाला है, मैं कोई जोशी तो हूं नहीं, लेकिन भविष्यवाणी आपको दे रहा हूं, यही होगा।
इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी गिरावट आ चुकी है हमारी राजनीति में कि इसका सुधार नहीं है। सुधार तो यही हो सकता है कि आप लोग सही काम करो। जो स्टोरी चलानी चाहिए वो चलाओ। देखिए, हम सबका कर्तव्य है कि देश को बचाना, देश को बचाना। आप लोगों के भी बच्चे हैं, भविष्य है। ऐसा चलता रहा तो हिंदुस्तान का भविष्य खराब होगा तो आप लोगों का भी होगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा इस देश का? तो मैं तो आग्रह करूंगा, मुझे किसी ने बोला था कि भाई, मैं कोर्ट में किसी को सुन रहा था कल, जज साहब कह रहे थे कि भाई आप अपनी कॉन्शियंस के आधार पे काम कीजिए। एक पुलिसमैन को बोल रहे थे। तो इस देश में है किसी की कॉन्शियंस? चंद लोगों की होगी, मुझे तो ज्यादा दिखती नहीं है। तो आज मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने आया हूं और यही पूछने आप लोगों से क्या होगा हमारे लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। Could you brief us in English as well? Sure. There are sources are indicating that the chairman has accepted the letter of resignation. I told you, और मैंने भविष्यवाणी पहले कर दिया। I told you that's bound to happen, and I can brief you. The constitutional, the 10th schedule to the Constitution was enacted in 1985 and came into effect on the 1st of March 1985. Now the reason for that was that at that point in time, there was what is called the disease of Ayaram Gayaram. Means that one person from one political party would shift to another political party, and there was no law debarring it. So they decided, let's have a 10th schedule, let's amend the constitution, bring about a law so that people can be disqualified if they do such a thing. That law was brought, and a political party could file a petition against a member of their own party if he violates that law. And what is the violation? If he joined a political party without being 1/3 of the members of that party in that house. So under the law of the 10th schedule, if 1/3 of a political party, say there are 99 members of one party in the Lok Sabha, if 1/3 split, then they will not be disqualified. Those 1/3 will not be disqualified under the law. That was given, that protection was given. But what used to happen was that first 10 would split. Then when a petition was filed, the speaker would not take a decision. Then another 10 would split. Then also he won't take a decision. Then another 13 would split. Then he will say it is fine. So this way the law was being misused, as it has been done, on several occasions in the past. So then Parliament decided, let's get rid of this concept of split. Let's retain the concept of a merger, which is the second ground for disqualification. Namely, that if I merged with a party, if a member said I want to join the BJP, there can't be a merger. Merger will only happen under the 10th schedule if 2/3 of the members of that political party in a resolution of the organization of that party decides to merge with another political party, right? Then supposing Aam Aadmi Party said we merge, in a resolution said we want to merge with BJP, and 2/3 of the organization at the organizational level they pass a resolution, then the merger will take place, right? But if 2/3 don't, then the merger will not take place. They can also do another thing, that two parties can pass resolutions for merger with each other and form a new political party. So if that happens, there can be no disqualification. Now what happens if 2/3 agree and 1/3 does not agree in the organization itself? That 1/3 is entitled to set up a new political party, no problem. So 2/3 will merge, whoever wants to merge, and 1/3 will set up their own political party. But what happens to the members of the House in the Lok Sabha or the Rajya Sabha or in the Assembly? Now,
For that, 2/3 of the members of the House, once the merger of the political party has taken place, are entitled also to merge, but not less than 2/3. So if 2/3 pass, if 2/3 agree and go to the speaker and go to on the assembly or speaker of the Lok Sabha or chairman, that look, we 2/3 of this house have decided to join the party which has merged with another, my own party which has merged with another party. In other words, we are from AAP has merged with BJP, so we should also merge with BJP. No, then they cannot be disqualified. There'll be 1/3 that are left. Right? They can't be. If they don't want to merge, they need not merge. They will be given a separate status in the house as independents or whatever. Or they might join the other party. Right? Because they are not 2/3 or 100% will be there, they can join. So that's the lay of the land. This is reflected, in other words, no member of the assembly or of parliament can, without a merger of the political party to which he belongs, is entitled to merge with a political party. Not entitled, as a matter of law. Now I'll just read the provision to you so that you understand what it is. It says, a member of a house shall not be disqualified under subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party, and he claims that he and any other members of his original political party have become members of such other political party as the case may be, of a new political party or a new political party by such merger, or have not accepted the merger and opted to function as a separate group, जो मैंने आपको समझा दिया. And from the time of such merger, such other political party or new political party or group as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2. तो 1/3 लोगों का 1/3 people will not be subject to any disqualification because they don't agree to the merger. So if there are 10 members in Rajya Sabha, there are 3 still remaining. Right? They are not agreed to the merger. And Aam Aadmi Party has not merged. So they will say that we are the political party. We are still members of AAP. Right? And those other 2/3 have become members of BJP. Now, there is no merger of the original political parties. How can they become members of BJP? That is a precondition under the law. So, for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member of the House shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. So this comes after the political merger of the political party. So the fact of the matter is that despite the law which is clear, and I'm sure that members of the BJP at the highest level would have consulted, but no consultation is really necessary because this is a political move. It has nothing to do with law, it's nothing to do with the constitution, because the track record of the BJP has been a track record of unconstitutional means to topple constitutional governments. That's the track record of the BJP. So they're not going to bother. So, and then if the AAP members file a petition, chairman will accept it forthwith because they act, because in India, chairman or speaker continue to be members of the House, unlike in other parts of the country. Have you ever heard a member of the Republican Party going to the Democratic Party? Have you heard? Have you ever heard member of the Labour going to Conservative? Have you heard? Why is it happening in India? Somebody should think about it. Why is it being allowed in India? It's a very sad state of affairs, no? When you can, for the purposes of a loaf of power, or for other reasons, you switch. Now, of course, there is a far more insidious thing that is happening. Some of these people are businessmen. They have come here for reasons that are obvious, right?
Now they are going for reasons that are obvious. Well, what will happen to them? Some of them, I believe one of them was slapped around also. ED reached. Right. Two of the others also, ED was keen to do justice to them. As you know, ED always does justice to the opponents in this country. Right. So ED reached, and then they say, okay, now we have to continue with our business. So they will join the other political party. They have no choice in the matter. This is happening around all over the place. Because there is no level playing field in this country anymore. And even if you file a petition and the chairman will accept, what will you do? You will ask the chairman to decide the matter quickly, he won't decide it. He will give time to the others. When some of them will say, we want to lead evidence, then that will go on. Then he will not decide the matter. You go to court, you go to the Supreme Court, they say, no, you go to High Court. You go to High Court, they'll say, okay, we'll issue notice. Notice will be issued. The other side will say, it will take 6 weeks' time. In the meantime, the year would have passed. And then, of course, they say, we can't issue a mandamus. How is it? He's a constitutional head, he's the chairman of the House. How can we issue a mandamus to him? That whole debate will start. And nothing will happen. In the meantime, no decision will be taken. At some stage, Supreme Court will say, at least decide the matter. Then at that stage, he will say, okay, I will decide the matter. That will take another 6 months. Then that decision, of course, will be in favor of the party to which the chairman belongs or the speaker belongs. Then if that is in favor, then again, the challenge will be made in 32. They will say, no, go to the High Court. Then it will go to the High Court. Then the High Court will leave time. In the meantime, 2.5 years will pass. By the time it is heard, 4 years will pass. In the meantime, they will topple the government in Punjab if they can. And then there will be a fresh election. And then everything will be over. And the Supreme Court would not have decided High Court. This has been the track record. So the chairman will not do the right thing. The speaker will not do the right thing. Courts will not decide the matter. Matter will be lingering on. Right? Where do we go? A citizen can't go anywhere. Right? And then we hear people from the court saying people should act according to their conscience. Where is the conscience of people in this country, especially of people who are holding high positions and who use institutions like the Election Commission and institutions like the ED and the CBI for their partisan political ends? Where is the conscience of this country? This country is losing its soul. Forget about conscience. As a nation, we are losing our soul. I mean, somebody outside this country can say, and dare to say to this country that this is a hellhole. And the Prime Minister of India doesn't respond. Can you imagine? We are a 140 crore country. And the wish guru cannot respond. And you cannot respond to a president of the United States telling that India is a hellhole. You don't have that kind of courage. What courage will a chairman have in deciding a disqualification petition if the Prime Minister doesn't have the courage to even respond to President Trump on this? You keep quiet. The way you surrender is the way AAP members surrender to you. It is the same. There is no difference. We have surrendered to all machinations of this government which are unconstitutional because we do not have the courage to stand up and say this is wrong, and at no level do we have that courage. Petitions lie for years in courts without being decided. Anyway, it's a sad day. It's a sad day for you also, because ultimately, who are the ones who can stand up and say no? The media and the court. Nobody else. Citizen doesn't have the power, doesn't have the capacity to fight the establishment. But where we are and where we are going is when the history of this court, the history of this country will be written. These will be the darkest days. I hope at the end of the tunnel we see some light.
थैंक यू वेरी मच.